हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एमआईटी फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने हॉर्टिकल्चर में लास्ट जो पढ़ा था मेडिसिन प्लांट। अब हमारे पास में हॉर्टिकल्चर में एक तो बचता है फ्रूट प्रोडक्शन, एक बचता है वेजिटेबल प्रोडक्शन और उसके बाद में हमारे पास में जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, अलंकार बागवानी के अंतर्गत जो भी फ्रूट प्लांट्स हैं वो बच जाते हैं, यानी फूल वाले पौधे। तो आज हम ले लेते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत यानी पोमोलॉजी वाला पार्ट, जहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आम। देखो यहाँ पर हम कहते हैं ना पोमोलॉजी वर्ड किस शब्द का है, क्योंकि फलों की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये दो तीन जो भी आपको चीजें हैं वो तो ध्यान होनी चाहिए। फलों का अध्ययन, जो ये पोमोलॉजी वर्ड्स हैं, ये पोमोलॉजी वर्ड्स किस भाषा का है? तो यहाँ पर बात करें ये पोमो शब्द किसका है? अपने लैटिन भाषा का है। और पोमो जो शब्द है वो लैटिन का है और जो लॉजी शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले ही बता दिया था हमने जो भी जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ा था, उस जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि जिस शाखा के आगे लॉजी या नोमी लगा हुआ होता है वो ग्रीक भाषा का वर्ड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद स्वरूप हमने क्या बताया था? पोमोलॉजी बताया था। तो यहाँ पर दोनों चीज मैंने बता दी। इसके अंतर्गत जो पोमो शब्द है वो पोमो शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और जो लॉजी शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो पोमोलॉजी यानी फलों की खेती का अध्ययन। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मैंगो पढ़ेंगे। हमारे को आम इसके अंतर्गत पढ़ना है। देखो हमारे जो भी मनुष्य शरीर है, हम कहते हैं कि एक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने फलों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आवश्यकता की बात करो, हालांकि ये चीज बाद में अपन चर्चा इनके ऊपर करेंगे, जो भी डाटा वगैरह है उनकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, हमारे जो भी एक मनुष्य है उस मनुष्य को 300 ग्राम तो सब्जियों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। कितने ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है? 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है तथा 85 ग्राम फलों की आवश्यकता होती है। फलों की आवश्यकता कितनी होती है? 85 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यानी जो भी आप फल पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ते हैं? मनुष्य शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। अब बात करूं मैं मैंगो की। तो देखो मैंगो का सबसे पहले आपको क्या देखना है? बॉटनिकल नेम देखना है। क्या देखना है? बॉटनिकल नेम। मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का बॉटनिकल नेम हमारे पास में क्या आ गया? मैंजीफेरा इंडिका आ गया। इसकी फैमिली कौन सी होती है? एनाकोर्डियेसी। मैंगो की जो फैमिली है वो मैंगो की फैमिली कौन सी है? एनाकोर्डियेसी। इसका ओरिजिन पहले देखा जाए तो इसका ओरिजिन पहले से आता है इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र, ये इंडो बर्मा क्षेत्र आपके एग्रोनॉमी के अंतर्गत भी आता है। याद कीजिए, आपके जो भी धान की क्रॉप है उस धान की क्रॉप के लिए भी हम क्या कहते हैं? इंडो बर्मा क्षेत्र। क्या कहते हैं? इंडो बर्मा क्षेत्र, या हिंदी में बोल दो भारत ब्रह्मा क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिन पहले से हमारे पास में आया वो क्या आ गया? इंडो बर्मा क्षेत्र। अब बात करूं मैं मैंगो में जो भी गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मैंगो में 2n बराबर कितने होते हैं? 40 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद देखिए मैंगो में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, फिर भी हम बात करेंगे वापस आज। तो मैंगो में विटामिन ए पाया जाता है जो सर्वाधिक होता है, यानी फ्रूट्स के अंतर्गत सबसे ज्यादा विटामिन किसके अंतर्गत पाया जाता है? मैंगो के अंतर्गत ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4800 IU प्रति 100 ग्राम। कितना पाया जाता है? 4800 IU प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। फिर बात करें
मैंगो को किस नाम से जानते हैं? तो देखो मैंगो को हम क्या कहते हैं? फलों का राजा। मैंगो को हम क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं। फिर बात करें बाथरूम फ्रूट के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाथरूम फ्रूट के नाम से भी इसको हमें जानते हैं। तो फलों का राजा हो गया, बाथरूम फ्रूट हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैंगो के लिए देखिए, मैंगो हम बात करें मैंगो की जलवायु, इसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की हम जलवायु की बात कर रहे हैं। हाँ एक बार थोड़ा सा चलो वो चीज मैं बता देता हूँ वापस, हालांकि हम पढ़ चुके हैं वो चीज, लेकिन फिर भी देखिए हमने पढ़ा था खाने योग्य भाग। याद कीजिए जो मैंगो था उस मैंगो का खाने योग्य भाग कौन सा था? तो हमने कहा था मेजोकार्प, या इस मेजो को हमने क्या बोला था? मध्य फल वृत्ति। हालांकि बेटा ये चीज हम पढ़ चुके पहले ही, इस चीज के लिए जितने सारे फ्रूट्स हैं उनके खाने योग्य भाग पढ़ चुके और फल का प्रकार पढ़ चुके, लेकिन फिर भी एक बार वापस रिवर्स हम चलते रहते हैं ताकि हमारी कोई चीजें याद हो जाए। उसके बाद हम बात करें मैंगो के फल का प्रकार। बेटा क्या था मैंगो के फल का प्रकार? ऑस्ट्रेलिया ड्रूप। मैंगो के फल का प्रकार हमने क्या बताया था? ऑस्ट्रेलिया ड्रूप बताया था। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो इसके बाद देखिए हम बात करते हैं मैंगो की जलवायु की। ये चीज भी आप पढ़ चुके। देखो मैंगो का जो फ्रूट है उस फ्रूट के अंतर्गत आप बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है। यहाँ ये जनरल चीजें आ रही है, जनरल चीजें बहुत हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जलवायु के लिए हमने क्या कहा था? मैंगो की जलवायु किस प्रकार की होती है? उष्ण जलवायु होती है। किस प्रकार की होती है? उष्ण जलवायु होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, इसका टेम्परेचर, कि मैंगो की उपयुक्त वृद्धि के लिए कितना अनुकूल यानी टेम्परेचर होना चाहिए, अनुकूलतम तापमान। तो यहाँ पर आप बताओगे 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंगो की जो भी अच्छी वृद्धि है, हम कह सकते हैं कि मैंगो की वृद्धि के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? तो वहां पर आप कितना बताओगे? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम बताएंगे। उसके बाद आते हैं हम सॉइल के ऊपर। देखो जो मृदा है वो मृदा हमारे को कौन सी चाहिए? दोमट मृदा चाहिए। कौन सी मृदा चाहिए? दोमट मृदा चाहिए। दोमट मृदा का पीएच कितना होना चाहिए? तो ये लगभग 6.5 से लेके 7.5 तक होना चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पर ये बताया ना अम्लीय और ना लवणीय क्षारीय, दोनों कंडीशन यानी नहीं होती। लगभग उदासीन पीएच के आसपास होता है, थोड़ा सा आप अम्लीय कह सकते हो क्योंकि 6.5 क्या होता है? थोड़ा सा अम्लीय। और 7.5 किसके अंतर्गत आता है? थोड़ा सा उदासीन, इसमें लवणीय के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन हमने क्या बताया था? जब पीएच स्केल पढ़ते हैं तो पीएच स्केल के ऊपर 7 जो पीएच पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? उदासीन। लेकिन खेती के लिए उपयुक्त जो पीएच पढ़ते हैं वो कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। तो इसका पीएच आप कितना बताओगे? 6.5 से 7.5 बताओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पर मृदा की बात कर रहे हैं। तो देखो मृदा के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे को क्या चाहिए? मृदा दोमट मृदा चाहिए। दोमट मृदा की गहराई कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पर जो गहराई होती है उस गहराई से क्या मतलब होता है कि हमारे जो भी मृदा है उसमें 2 मीटर तक कोई भी कंकरीली पथरीली परत नहीं होनी चाहिए। 2 मीटर तक हमारे कोई भी कंकरीली पथरीली परत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है मृदा की गहराई। तो यहाँ पर जो मृदा की गहराई है वो कंप्लीट प्लांट्स के लिए, आप लगभग प्लांट्स के लिए, उनमें से जैसे पपीता आपको छोड़ना है, अंगूर आपको छोड़ना है, तो वहां पर आप फिर भी ये कह सकते हो कि लगभग आपके 1 मीटर गहराई तक या 1 मीटर से भी कम गहराई की आवश्यकता होती है। बाकी जितने सारे फ्रूट्स होते हैं मृदा की गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद मृदा के बाद हम बात करेंगे परिवर्तन की। मृदा के बाद हम बात करेंगे मैंगो में परिवर्तन। देखो परिवर्तन की बात करूं मैं तो यहाँ पर परिवर्तन सबसे पहले हम बात करेंगे यानी वीनियर ग्राफ्टिंग की।
मैंगो में परिवर्धन की कौन सी विधि? वीनियर ग्राफ्टिंग। अरे बेटा वो वीनियर देखो, हालांकि काम में कितनी विधियां लेते हैं, चलो पहले एक बात देखो, वीनियर ग्राफ्टिंग, नंबर 2 इपिकोटाइल, इपिकोटाइल या हम कह सकते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग, ये विधियां हमें काम में लेती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मैंगो में यदि पूछा जाए कि व्यावसायिक परिवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है, व्यावसायिक परिवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है, उस कंडीशन में इसका राइट आंसर आप क्या दोगे? वीनियर ग्राफ्टिंग दोगे। ये चीज मैं यानी जब परिवर्धन मैंने पढ़ाया था आपको, तो परिवर्धन पढ़ाते समय आपको ये चीज बता चुका मैं कि मैंगो में जो व्यावसायिक परिवर्धन होता है वो व्यावसायिक परिवर्धन किसके द्वारा करते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं। फिर बात करूं किसकी? एपिकोटाइल की। तो एपिकोटाइल होती है या स्टोन ग्राफ्टिंग जो होता है, इस स्टोन ग्राफ्टिंग का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बने जी, 3 क्वेश्चन बने। 3 क्वेश्चन कैसे बने? आम में परिवर्तन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन दिया, नंबर 1 वीनियर ग्राफ्टिंग, नंबर 2 एपिकोटाइल, नंबर 3 इनार्चिंग, नंबर 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या मिला? उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में बना, मैंगो की व्यावसायिक परिवर्धन की मुख्य विधि है। उस कंडीशन में ऑप्शन दिया, नंबर 1 वीनियर ग्राफ्टिंग, नंबर 2 स्टोन ग्राफ्टिंग, नंबर 3 इनार्चिंग और नंबर 4 दे दिया उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर उपरोक्त सभी ना होके क्या है राइट आंसर मिलेगा? हमारे को वीनियर ग्राफ्टिंग मिलेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में मिला। तीसरा क्वेश्चन क्या मिलता है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में किस परिवर्धन की मैंगो की कौन सी परिवर्धन की विधि अपनाई जाती है? उस कंडीशन में आप क्या करोगे? यानी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कौन सी विधि बताओगे? स्टोन ग्राफ्टिंग बताओगे। परिवर्धन की विधियों को मैंने बहुत अच्छे से आपको जब ग्राफ्टिंग पढ़ाया था, ग्राफ्टिंग के अंतर्गत बहुत अच्छे से मैंने उनको समझा दिया था। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए परिवर्धन के बाद बात करूं मैं किसमें? वैरायटीज। मैंगो की आपको क्या पढ़नी है? वैरायटियां पढ़नी है। तो देखो मैंगो की वैरायटियां खूब सारी हैं, बहुत सी वैरायटियां हैं जिनकी आप विशेषता भी याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या जो क्वेश्चंस बनता है वो वैरायटियों में से मैंगो में से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पर एक प्रकार तो आप याद रखोगे अगेती, मध्यम और फचेती के हिसाब से। वैरायटी आपको कैसे याद रखनी है? एक तो अगेती, मध्यम और फचेती के हिसाब से ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत एक देखो, अगेती के अंतर्गत आप पढ़ते हो बॉम्बे ग्रीन। अगेती के अंतर्गत आपको वैरायटी कौन सी पढ़नी है? बॉम्बे ग्रीन। और दूसरी वैरायटी आपको पढ़नी है केसर। दो ही वैरायटी आप अगेती के अंतर्गत याद रखोगे, एक तो आपके बॉम्बे ग्रीन वैरायटी और दूसरी आपके केसर। ये केसर है वो गुजरात की मुख्य व्यवसाय की विधि यानी वैरायटी है। गुजरात जो एरिया है उस गुजरात एरिया में मैंगो की कौन सी विधि कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा उगाई जाती है? केसर वैरायटी उगाई जाती है। यानी केसर वैरायटी किस क्षेत्र के लिए अच्छी हो गई? गुजरात के लिए अच्छी हो गई। फिर बात करूं मैं मध्यम के अंतर्गत, तो मध्यम के अंतर्गत देखो नंबर 1 पे आप याद रखोगे लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली और मल्लिका। ये 4 वैरायटी आप किसके अंतर्गत याद रखोगे? मध्यम के अंतर्गत याद रखोगे। कौन कौन सी? लंगड़ा, दशहरी,
आम्रपाली और मल्लिका, ये 4 वेराइटियां हैं। वो 4 वेराइटी आपको किसके अंतर्गत याद रखनी है? मध्यम के अंतर्गत याद रखनी है। कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा एक बार आगे देखिए। उसके बाद आता है फचेती। फचेती के अंतर्गत फिर 2 वेराइटियां याद रखोगे, एक याद रखोगे चौसा और दूसरी याद रखोगे फजली। ये 2 वेराइटी आपको किसके अंतर्गत याद रखनी है? फचेती के अंतर्गत याद रखनी है। यहाँ चौसा की मैं बात करूं तो सब मैंगो की सबसे जो मीठी वेराइटी है, वो सबसे मीठी वेराइटी कौन सी है? चौसा ही है। मैंगो की सबसे मीठी वेराइटी कौन सी है? चौसा वेराइटी है। अब आगे देखिए, यहाँ बात करते हैं यानी आम्रपाली और मल्लिका की। तो आम्रपाली और मल्लिका का पहले तो आपको क्रॉस याद रखना है, यानी जो संकरण है वो संकरण किन किन का संकरण से आम्रपाली तैयार की गई और मल्लिका तैयार की गई। तो आम्रपाली जो वैरायटी है उस आम्रपाली वैरायटी के लिए आप क्रॉस याद रखोगे दशहरी इंटू नीलम, दशहरी इंटू नीलम। ये तो क्रॉस किसके लिए याद रखोगे आप? आम्रपाली के लिए याद रखोगे। फिर यहाँ बात करूं मैं मल्लिका की, किसकी बात कर रहे हैं? मल्लिका की बात कर रहे हैं। तो मल्लिका के लिए क्या करोगे? नीलम लेके आओगे किसके अंतर्गत? नर के अंतर्गत। तो नीलम इंटू दशहरी, क्रॉस को उल्टा करना है। वो उल्टा करने के पश्चात हमारे को कौन सी वैरायटी प्राप्त होती है? मल्लिका वैरायटी प्राप्त होती है। यहाँ देखिए जो आम्रपाली वैरायटी है, वो आम्रपाली वैरायटी पहली चीज तो एचडीपी के लिए उपयुक्त मानी जाती है, हाई डेंसिटी प्लांट के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। हाई डेंसिटी प्लांट यानी आपको सघन रोपण करना है, उस सघन रोपण के अंतर्गत आम की कौन सी वैरायटी उपयुक्त रहती है? मैंगो वैरायटी उपयुक्त रहती है। यहाँ बात करें इस वैरायटी के लिए जो प्लांट इंटू प्लांट की दूरी है वो कितनी थी? याद करो 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ये आपके क्या था? आम्रपाली की जो दूरी थी प्लांट टू प्लांट की, वो दूरी अपने पास में आ गई। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एक विशेषता और, ये निरंतर फलन वाली वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? निरंतर फलन वाली वैरायटी है। यहाँ पर यानी निरंतर फलन का मतलब प्रति वर्ष हमारे को यहाँ से फल प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि ये चीज आपके आगे बताएंगे, जब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज सामने आएगी कि निरंतर फलन क्या है या एकांतर फलन क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चल इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आम्रपाली के बाद में देखिए नेक्स्ट वैरायटी। सबसे पहले हम नेक्स्ट वैरायटी के रूप में ले लेते हैं सिंधु। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में क्या ले लेते हैं? सिंधु वैरायटी ले लेते हैं। रत्ना इंटू नीलम का जो क्रॉस बनता है वो क्रॉस किसका बनता है? सिंधु का बनता है। यानी ये सिंधु है, वो सिंधु किस प्रकार की वैरायटी है? सीडलेस वैरायटी है। किस प्रकार की वैरायटी है सिंधु? सीडलेस वैरायटी है। रत्ना इंटू थोड़ा सा बेटा अल्फांजो, यहाँ क्या आएगा? रत्ना इंटू अल्फांजो। तो रत्ना यानी अपने पास में आ गया रत्ना, अल्फांजो और बन गया क्या? सिंधु। क्या बन गया? सिंधु। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट हमने हमारे पास में यहाँ रत्ना वैरायटी आ रही है। अब ये हमारे रत्ना ही बनानी है। रत्ना का क्रॉस आता है यानी यहाँ पर नीलम, रत्ना के अंतर्गत क्या आ जाता है? नीलम इंटू अल्फांजो। नीलम इंटू अल्फांजो का क्रॉस आया अपने पास में, वो क्या आ गया? रत्ना। अब देखो इनको कैसे याद करूं? तो याद करने के लिए आप थोड़ा सा ये भी तो कर सकते हो। देखो दशहरी का क्या आ रहा है? डी आ रहा है। एन नीलम का क्या आ रहा है? एन आ रहा है। और आगे क्या है? बढ़ रही है आम्रपाली आ रही है यानी डीएनए। ठीक है, इसके बाद देखो इसका उल्टा कर देना। चलो ये चीज तो आप इसका उल्टा कर दोगे। यहाँ देखिए यहाँ अपने पास में क्या आ रहा है? आर आ रहा है। यहाँ अपने पास में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ अपने पास में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। यानी यहाँ पर क्या बन रही है? सिंधु वैरायटी बन रही है। ठीक है, यहाँ बन रही थी हमारे पास में आम्रपाली वैरायटी बन रही थी। यानी एक हो गया हमारे पास में डीएनए, एक हो गया हमारे पास में आरएस।
अरे आरएस का मतलब राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो एक प्रकार के आप भी क्या हो, आरएस बनोगे कभी ना कभी। तो बात करें आरएस की, अब यहाँ ध्यान रखो नीलम अल्फांजो। तो नीलम देखो क्या बन रही है, रत्ना बन रही है, तो इस आर को पहले लिख दो। क्या बन रहा है, रत्ना बन रही है, आर को पहले लिख दो। एन हमारे पास में आ रहा है, यानी ये एन आ गया, नीलम आ गई। अल्फांजो हमारे पास में आ रही है, तो यहाँ आप क्या लिख दो, आर एन लिख दो। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर रत्ना बन रही है, ठीक है। तो ऐसे आप ये क्रॉस याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास में ये चीज आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ सॉरी अल्फांजो हमारे पास में आ रही है। इस अल्फांजो की विशेषता देखो पहले, फिर बाद में आगे की वैरायटी देखेंगे। अल्फांजो क्या है, एक तो सबसे अधिक निर्यात किया जाता है अल्फांजो का। सबसे अधिक निर्यात वाली वैरायटी कौन सी है, अल्फांजो ही है। नंबर दूसरी चीज, मैंगो में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यू या उत्तक। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू या उत्तक। देखो स्पॉन्जी टिश्यू या उत्तक होता क्या है, तो स्पॉन्जी टिश्यू या उत्तक में क्या होता है, टेम्परेचर अधिक हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, वातावरण का टेम्परेचर अधिक हो गया, जिसके कारण से यानी ताप संवहन के कारण से जो मैंगो में उत्तक होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसमें गैस भर जाती है। क्या हो जाता है, फूल जाता है या गैस भर जाती है। गैस भरने के कारण उसमें जो एमाइलेज एंजाइम है वो एमाइलेज एंजाइम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है साहब। निष्क्रिय होने के कारण से जो आपके उत्तक है वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तक सह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उत्तक सह कहते हैं। तो सबसे ज्यादा यानी उत्तक सह किस में पाया जाता है, आपके अल्फांजो वैरायटी में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरप्राइज 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था कि मैंगो की उत्तक से ग्रसित वैरायटी कौन सी है, तो उत्तक से ग्रसित वैरायटी आपके कौन सी आएगी, अल्फांजो आएगी। और उसके बाद में बात करूं तो ये रत्नागिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती हैं। अल्फांजो कहाँ उगाई जाती है, रत्नागिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, वैरायटियां एक एक वैरायटी आपके सामने आ रही है, एक एक वैरायटी को आप अच्छे से देखते हुए चलो। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में आप याद रखिए, देखो एक तो अर्का अनमोल, एक वैरायटी तो आपको क्या याद रखनी है, अर्का अनमोल। एक वैरायटी आपको याद रखनी है अर्का पुनीत, और एक वैरायटी आपको याद रखनी है अर्का अरुणा। ये तीनों वैरायटियां इस वजह से याद रखनी है क्योंकि क्या है, ये तीनों स्पॉन्जी टिश्यू फ्री वैरायटियां हैं। स्पॉन्जी टिश्यू फ्री वैरायटियां हैं, यानी उत्तक से रहित किस्में कौन कौन सी हैं, तो एक अर्का अनमोल है, दूसरी अर्का पुनीत है, और तीसरी क्या है, अर्का अरुणा है। अब यहाँ पर भी क्रॉस यदि याद रखना चाहो तो यहाँ पर आप बताओगे अर्का अनमोल। अर्का अनमोल का जो क्रॉस बनता है वो बनता है अल्फांजो इनटू जनार्दन पसंद। अल्फांजो इनटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से कौन सी वैरायटी तैयार की गई, अर्का अनमोल वैरायटी तैयार की गई। उसके बाद आता है अर्का पुनीत। अर्का पुनीत के लिए याद रखोगे अल्फांजो वैरायटी है, उस अल्फांजो वैरायटी का क्रॉस हमने किसके साथ करवाया, बैंगनपल्ली वैरायटी के साथ में करवाया। किसके साथ में करवाया, बैंगनपल्ली वैरायटी के साथ में करवाया। तो हमारे पास में वैरायटी कौन सी बनी, अर्का पुनीत। और उसके बाद आता है अर्का अरुणा। अर्का अरुणा में कुछ भी नहीं करना, जैसे अर्का पुनीत है उसका क्रॉस वापस क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा का मतलब आपको बैंगनपल्ली क्या करना है, पहले लाना है, यानी नर के रूप में, और मादा के रूप में आपको क्या लेके चलना है, बैंगनपल्ली के क्रॉस किसके साथ में करवा रहे हो आप, अल्फांजो के साथ में करवा रहे हो। तो यहाँ पर देखो अल्फांजो
अल्फांजो का क्रॉस हमने किसके साथ करवाया? जनार्दन पसंद। वैरायटी बनी अर्का अनमोल। अल्फांजो का क्रॉस हमने बेगनपल्ली के साथ में करवाया, वैरायटी बनी अर्का पुनीत। बेगनपल्ली का क्रॉस हमने किसके साथ करवाया? अल्फांजो के साथ करवाया, वैरायटी बनी अर्का अरुणा। और तीनों ही वैरायटियां स्पॉन्जी टिश्यू फ्री वैरायटियां है, इनमें स्पॉन्जी टिश्यू नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिए, एक वैरायटी है अरुणिका। एक वैरायटी कौन सी है? अरुणिका। ये वैरायटी कहां से निकाली हुई है? CISS से निकाली हुई है। अरुणिका जो वैरायटी है वो अरुणिका वैरायटी कहां से निकाली हुई है? CISS से निकाली हुई है। ये चीज भी आप याद रखोगे। इसके अलावा इसकी IARI से विकसित वैरायटियां देखिए, तो IARI से विकसित वैरायटी इसकी है पूसा सूर्या। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सूर्या वैरायटी किसकी है? तो सूर्या वैरायटी आपको ध्यान रखना पपीता की है, पेरिका पपाया की वैरायटी है सूर्या। लेकिन पूसा सूर्या आपके साथ में शब्द आ रहा है, पूसा सूर्या IARI से विकसित है किसकी? मैंगो की वैरायटी। तो पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, पूषा प्रतिभा, पूषा प्रतिभा, पूषा पीतांबर, पूषा पीतांबर। ये वैरायटी हमारे कहां से निकाली हुई है? IARI से निकाली हुई। ये वैरायटी अभी याद रखोगे आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके अंतर्गत एक चीज और पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं हम बहुभ्रूणता। क्या पढ़ते हैं? बहुभ्रूणता। देखो सबसे पहली चीज तो बहुभ्रूणता कौन कौन से फलों में पाई जाती है? तो बहुभ्रूणता पाई जाती है आम, नींबू और जामुन। एक क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर कीजिए। पहली चीज तो आपको यहाँ ही क्लियर करना है कि बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? तो बहुभ्रूणता मैंगो में भी पाई जाती है, बहुभ्रूणता नींबू में भी पाई जाती है, और बहुभ्रूणता जामुन में भी पाई जाती है। यहाँ बात करें बहुभ्रूणता होती क्या है? तो बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक जो बीज है उसे एक बीज से क्या है? अनेक पौधे विकसित होना, यानी एक भ्रूण से अनेक पौधे विकसित होना। अनेक का मतलब 2-3 पौधे विकसित होना, वही क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। अब हमने बहुभ्रूणता देख ली कि किस किस में पाई जाती है। तो मैंगो की कुछ वैरायटियां हैं बहुभ्रूणता वाली। तो यहाँ पर पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो भी बहुभ्रूणता किस्में हैं, जो भी बहुभ्रूणता वैरायटियां हैं, उनका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? मूल ग्रंथ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? परिवर्तन के जो ग्राफ्टिंग विधि है, उस ग्राफ्टिंग विधि में हमने क्या कहा था कि मूल ग्रंथ के साथ में आप संकुल शाखा काम में ले रहे हो, साइन काम में ले रहे हो, वही विधि कौन सी अपने पास आ जाती है? ग्राफ्टिंग आ जाती है। इसने विनय ग्राफ्टिंग अपने अपनाया, एपिकोटाइल अपने अपनाया। तो यहाँ पर बात करें कि बहुभ्रूणता वाली जो वैरायटियां हैं, उन बहुभ्रूणता वाली वैरायटियों का मूल ग्रंथ किस यानी क्या काम में लेते हैं? मूल बहुभ्रूणता जो वैरायटी है उसका मूल यानी हम क्या करते हैं? उनका प्रयोग मूल ग्रंथ के रूप में करते हैं। अब यहाँ मूल ग्रंथ के रूप में बहुभ्रूणता के रूप में कौन कौन सी वैरायटियां अपने पास में हैं? तो यहाँ बहुभ्रूणता वाली वैरायटियां देखिए, चंद्र किरण। बहुभ्रूणता वाली वैरायटियों में क्या आता है? चंद्र किरण, ओल्यूर, मूल गोवा। चंद्र किरण आ गई, ओल्यूर आ गई, मूल गोवा आ गई। फिर अपने पास में आ जाएगी बप्पा काई। क्या आ गई? बप्पा काई। और M13 एक अपने पास में यहाँ पर बहुभ्रूणता के रूप में वैरायटी आ गई।
तो बहुभ्रूणता कहते किसे हैं, ये भी चीज समझ में आ गई। इसके बाद में हमने ये देखा कि बहुभ्रूणता का वाली वैरायटियों का प्रयोग करते किसमें है, तो ये भी हमारे सामने आ गया, मूलवृंत के रूप में करते हैं। और इसकी वैरायटी हमारे पास में कौन सी है, तो हमारे इसके पास में चंद्र किरण आ गई, ओल्यूर आ गई, मूल गोवा आ गई, बप्पा काई आ गई और M13 एक वैरायटी हमारे पास में आ गई। ठीक है, इनका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, मूल व्रत के रूप में करते हैं। चलो इसके बाद देखिए लंगड़ा, दशहरी, लंगड़ा दशहरी और लंगड़ा दशहरी आ गई। हाँ, इन वैरायटियों में क्या पाया जाता है, एकांतर फलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकांतर फलन पाया जाता है। अब यहाँ एकांतर फलन का मतलब समझ लीजिए। अभी एकांतर फलन का मतलब होता है आम एक साल फल देता है और दूसरे साल फल या तो बिल्कुल ही नहीं देता या बहुत कम मात्रा में देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एकांतर फलन कहते हैं। अब ये चीज यानी आपके लंगड़ा और दशहरी जो वैरायटी है, उस लंगड़ा और दशहरी वैरायटी में क्या पाया जाता है, एकांतर फलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकांतर फलन पाया जाता है। देखो एकांतर जो फलन है, वो एकांतर फलन में एक शब्द आता ओन ईयर, दूसरा शब्द आता ऑफ ईयर। हालांकि वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे तो वो चीज वहीं पर देखेंगे। तो अब बात करें यहाँ पर एकांतर फलन हो गया लंगड़ा और दशहरी वैरायटी में, तो ऐसी वैरायटियां जो निरंतर फलन दे, ऐसी वैरायटी आपको काम में लेनी है जो निरंतर आपको फलन दे। तो निरंतर फलन वाली किस्में, निरंतर फलन वाली किस्में कौन कौन सी अपनाओगे, तो निरंतर फलन के रूप में आप देखो आम्रपाली वैरायटी अपनाओगे। कौन सी अपनाओगे, आम्रपाली वैरायटी अपनाओगे, मल्लिका वैरायटी अपनाओगे और उसके बाद में आप रत्ना काम में ले सकते हो। तो यानी निरंतर फलन के रूप में हमारे पास में कौन कौन सी वैरायटी आई, आम्रपाली आ गई, मल्लिका आ गई और रत्ना आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये इसके बाद में बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के अंतर्गत देखो हम बात करेंगे कुछ वैरायटियां और है, जैसे इसकी म्यूटेंट वैरायटी है, जैसे इसकी म्यूटेंट वैरायटी है उत्परिवर्तित किस्म है। उत्परिवर्तित किस्म के रूप में कौन सी वैरायटी हम काम में लेते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखोगे रोजिका। वैरायटी कौन सी आपकी, रोजिका। ये रोजिका वैरायटी किस प्रकार की है, उत्परिवर्तित किस्म है। किस प्रकार की वैरायटी अभी, उत्परिवर्तित किस्म। इसी के अंतर्गत एक वैरायटी हम पढ़ते हैं रूमानी। एक वैरायटी कौन सी पढ़ते हैं, रूमानी। इस रूमानी का जो फल होता है वो अपने एप्पल आकार का होता है। किस आकार का होता है, एप्पल आकार का होता है। कौन सी वैरायटी का, रूमानी का। तो यहाँ पर बता दीजिए फल सेव के आकार का, फल सेव आकार का होता है। फिर वैरायटी पढ़ते हैं जेवियर। एक वैरायटी कौन सी पढ़ते हैं, जेवियर। जेवियर वैरायटी की विशेषता ये होती है कि इसमें क्या होता है, टीएसएस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी मैंगो की जितनी हमने वैरायटियां आप देखी, उन वैरायटियों में सर्वाधिक टीएसएस किसमें पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ यानी कौन सी वैरायटी में, जेवियर वैरायटी में पाया जाता है। तो सर्वाधिक टीएसएस, सर्वाधिक टीएसएस। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट वैरायटी की, तो एक वैरायटी हम पढ़ते हैं मालभोग। कौन सी वैरायटी पढ़ते हैं, मालभोग वैरायटी पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अपने पास में वैरायटी कौन सी अलग गई, मालभोग। देखो जो मालभोग है ये जलाक्रांति वाले क्षेत्रों में यूज में ली जाती है। कौन से क्षेत्रों में यूज में लोगे, जलाक्रांति वाले क्षेत्रों में लोगे। ठीक है, आगे समझ में आता है कि जलाक्रांति वाले क्षेत्रों में कौन सी वैरायटी आप काम में लोगे, मालभोग वैरायटी काम में लोगे। फिर देखिए एक वैरायटी है जिसका नाम है लाल सिंदूरी। बहुत अच्छी वैरायटी है, कंफ्यूजन वाली वैरायटी है। देखो बहुत अच्छे से समझना है। सिंदूरी वैरायटी, सिंदूरी बगवा बोल दो,
ठीक है। तो ये सिंदूरी वैरायटी किसकी है? अनार की है। सिंदूरी वैरायटी किसकी है? अनार की है। लेकिन लाल सिंदूरी जो वैरायटी है वो लाल सिंदूरी वैरायटी किसके अंतर्गत आती है? अपने मैंगो के अंतर्गत आती है। और इसकी विशेषता क्या होती है? देखो मैंगो में एक रोग होता है, कौन सा? पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा रोग होता है? पाउडरी मिल्ड्यू। उस रोग के प्रतिरोधी वैरायटी है। तो यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी, PWM के प्रतिरोधी किस्म कौन सी हो जाएगी? लाल सिंदूरी वैरायटी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कुछ वैरायटी इसके अलावा और भी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो हिमसागर, जर्दालू, गुलाब खास। देखो हिमसागर आ गई, जर्दालू आ गई, गुलाब खास आ गई, वनराज, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी भाई। जो थोड़ा सा क्या है, अलग से वैरायटी दिख रही ना, इस वजह से। तो वनराज और इसके अलावा स्वर्ण रेखा, ये अपने पास में आ गई। ठीक है। वैरायटी हमने टोटल वैरायटियां पढ़ी और टोटल वैरायटियों के अंतर्गत हमने इनकी विशेषताएं देखते हुए पढ़ी। मैं शायद ज़्यादा हो जाएगा इस एक साथ ही, तो जो भी हमारे मैंगो का पार्ट बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है। थैंक यू।